नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन वगैरह हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिए जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर चैप्टर हमारा शुरू होता है, पहला चैप्टर शुरू हो रहा है ब्रह्मांड और आपका ब्रह्मांड और सौरमंडल। ठीक है, ब्रह्मांड और सौरमंडल यहाँ पर शुरू हो रहा है। बिग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, सारे सवाल यहाँ पर लिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल सारे सवाल मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सवाल कह रहा है कि किस गैस को सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था। तो आपका सर्वप्रथम हीलियम को खोजा गया था। ठीक है, हीलियम की खोज अगर 1868 में एक ग्रह के दौरान क्रोमोस्फीयर में देखी गई गई उत्सर्जन लाइनों से हुई थी। हीलियम एक प्रकार के हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो प्राय गैसीय अवस्था में रहता है। यह एक निष्क्रिय गैस है, नोबल गैस है तथा यह गैस रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन, विषहीन भी है। ओके, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। सभी तत्वों में इसका क्वथनांक एवं गलनांक सबसे कम होता है। ठीक है, सारी बातें आपको पता हो गई, अच्छी बात है। बिग बैंग सिद्धांत जो है किसके उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत आपका ब्रह्मांड के उद्भव की बात करता है। वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत जो आपका बिग बैंग सिद्धांत माना जाता है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड तथा आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर ने आपका किया था। इसके बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत करी। व्याख्या किसने करी? वैगनर ने। खोजा किसने था, मतलब सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया। ठीक है, नासा द्वारा 2001 में मैप मैप का मतलब है माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब नामक अनुसंधान इसकी पुष्टि की है। उसने भैया पुष्टि भी कर दी। ठीक है, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा भैया एक मृत प्राय तारा है। ठीक है, सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा होता है। खगोल शास्त्र में सुपरनोवा किसी तारे के भयंकर विस्फोट को कहते हैं। इस सुपरनोवा, ठीक है, इससे निकला प्रकाश एक विकिरण इतना जोरदार होता है कि कुछ समय के लिए अपने आगे पूरी आकाशगंगा को भी धुंधला कर देता है। अपनी चरम सीमा से कुछ ही हफ्तों या महीनों में ही इसकी इतनी ऊर्जा प्रसारित करता है जितनी कि हमारा सूरज अपने अरबों साल के जीवन काल में करेगा। हो भाई साहब, ठीक है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने कर दी थी? तो आपका एस चंद्रशेखर ने दी थी। किसने भैया? एस चंद्रशेखर ने दी थी। ठीक है, ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय क्षेत्र है जिसका आपका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। इसे सिमट गया तारा भी कहते हैं। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया करने हेतु प्रसिद्ध हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। इस सिद्धांत के अनुसार सफेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद में अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते और अंततः वे ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र बन जाते हैं। ठीक है, श्याम विवर होता क्या है? तो श्याम विवर होता है एक सिमटा हुआ तारा। चिमट गया तारा को ही श्याम विवर कहा जाता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो आपका दोनों पॉइंट सही है, दोनों पॉइंट आपका सही से व्याख्या भी कर रहे हैं, तो आपका ए वाला उत्तर सही हो जाता है। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश की कोई भी बच निकलने नहीं देती है। जिन वस्तुओं में प्रकाश का परावर्तन होता है उन्हीं वस्तुओं को हम देख सकते हैं या दूरबीन देख सकता है। जिन वस्तुओं में परावर्तन नहीं होता है उन्हें दूरबीन से नहीं देख सकते हैं। कृष्ण क्षेत्र अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और फलस्वरूप दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, ओके।
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मेसॉन की खोज, पॉजिट्रॉन की खोज, फिर सूर्य उन तारों में ऊर्जा का उत्पादन का सिद्धांत, परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण। ये मतलब कह रहा है क्या पूछा क्या गया, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखो मेसॉन की खोज जो है हिडेकी युकावा ने करी। ठीक है, सही। पॉजिट्रॉन की खोज सी डी एंडरसन और आपका एंडरसन याद रखना केवल। ठीक है, एंडरसन ने की और हैस ने करी। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत एच ए बेथे का है, बेधे हो। ठीक है, ऐसे बेधे हो। ठीक है, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन। और परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण ये किसने दिया था, तो परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किसने दिया था भाई, क्यों भाई किसने दिया था, तो एंडरसन ने यहाँ पर खोजा था क्या, पॉजिट्रॉन की खोज करी थी। और सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन के सिद्धांत का प्रतिपादन एच ए बेते ने दिया। और प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एन रिको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। ठीक है, तो इन्होंने उसका नहीं दिया है। ठीक है, चलो। वर्ष 1998 में नियोनी उल्का दृष्टि थी, तो क्या थी भैया। ठीक है, 1998 का उस समय का करंट होगा, समझो। ठीक है, तो यह परिघटना तुला ये तो गलत है, तुला तारामंडल में घटने वाली परिघटना गलत है। यह परिघटना एक परिघटना जो 33 वर्ष बाद फिर घटी थी। यह परिघटना एक परिघटना जिसे टेम्पल ट्यूटल नामक धूमकेतु जुड़ा था, टूटते तारों की परिघटना थी। तो ये भी आपका सही ये वाला है। तो 2, 3, 4 वाला पॉइंट आपका सही हो जाता है। किसका मत था, कह रहा है कि किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो किसका मत था, तो ये वराहमिहिर जी का मत था। ठीक है, कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती है। वराहमिहिर का मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसकी प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं बृहद संहिता, पंचसिद्धांतिका, वराहमिहिर की रचनाएं, आर्यभट्टियम जो और सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्ट की रचना हो जाती है। तारों का रंग सूचक होता है, तो आपका उनके टेम्परेचर का, उनके ताप का सूचक होता है। उनके टेम्परेचर का भाई साहब सूचक होता है, जैसे आपका तारों का रंग उनके नियमित वर्णक्रम स्पेक्ट्रम या उनकी तरंगदैर्ध्य के विकिरण की तीव्रता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसी भी तारे का रंग उसके तापमान का सूचक होता है। एक सूर्य की सतह का तापमान 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य का रंग पीला होता है। तारों में नाभिकीय संलयन की क्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है। विभिन्न रंग के तारों का तापमान आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन आपसे कोई नहीं पूछता है। चलो, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का आपका समूह क्या होता है, तो वो नक्षत्र कहलाता है। ठीक है, नक्षत्र कहलाता है। ठीक है, नक्षत्र कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह नक्षत्र कहलाता है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ चमकीले तारों का एक ऐसा समूह जो एक तल में स्थित दिखता है तारामंडल या नक्षत्र कहलाता है। ठीक है, और सेंटोरस सबसे बड़ा तारामंडल है जिसमें 94 तारे हैं। और भैया हाइड्रा में कम से कम 68 तारे हैं। निहारिका प्रकाशवान आकाशीय पिंड है जो गैस और धूल कणों से निर्मित है। एंड्रोमेडा पृथ्वी की सबसे निकटतम निहारिका हो जाती है। कौन सी, एंड्रोमेडा। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, तो आकाश गंगा आपका जो है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। आकाश गंगा सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में आपका वर्गीकृत की गई है। ठीक है, आकाश गंगा या मंदाकिनी जो है आकाश गंगा या मंदाकिनी ब्रह्मांड में विभिन्न द्रव्यों को एक साथ संकेंद्रण के फलस्वरूप तारों का निर्माण होता है। तारों का बड़ा समूह मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करता है। ध्यान रखना, कई सारे जब तारे मिलेंगे तभी आकाशगंगा बनेगी। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। इसकी आकृति सर्पिल है। कैसी, सर्पिलाकार है। किसके दिन की अवधि तथा उसके अक्ष का झुकाव सन्निकटता पृथ्वी के समान ही है। यह है मंगल के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, मंगल ग्रह के बारे में। और तुम मैं सोच रहे हो हमारे मंगल पड़ोसी उनके बारे में बात नहीं हो रही भाई साहब। ठीक है, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो आपका नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पर सही हो जाते हैं। बाकी रासायनिक अपक्रिया नहीं,
ना आपकी विखंडन नहीं, ये दोनों पॉइंट आपके गलत हो जाते हैं, गलता हो जाते हैं, गलता फैल जाता है इसमें, ठीक है। तारे अपनी ऊर्जा नाभ की संलयन से प्राप्त करते हैं, बच्चे को पता है, ठीक है, बच्ची हो क्या, ठीक है। तथा अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का के कारण संकुचित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका टेम्परेचर तापमान बढ़ जाता है और नाभ की संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इनमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस होती है, निरंतर क्रोड में आकर हीलियम में परिवर्तित होती रहती है। इस प्रक्रिया से मुक्त ऊर्जा के कारण तारों की सतह का तापमान बना रहता है, ठीक है। चलिए ग्रह सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है तो देख लेते हैं भाई, ठीक है। ग्रह जो है यूरेनस हो जाता है, उपग्रह आपका चंद्रमा हो जाता है, पुच्छल तारा हेली, और कृत्रिम उपग्रह यान आपका मैरिनर हो जाता है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है, तो 8 मिनट लगभग लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, कहीं कहीं 19 सेकंड लगता है। सूर्य एक क्या है, सूर्य एक सन इज ए स्टार, ठीक है। सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। इसके सतह का तापमान आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य का बाहरी भाग क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है, ठीक है, और जिसका आपका टेम्परेचर कितना होता है, तो कितना भैया होता है, 15 इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ यानी 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, काले लोग दिलवाले होते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा होता है, काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति होता है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। पृथ्वी से आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है, ठीक है। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, तो सूर्य में न्यूक्लियर वायुसाव ईंधन कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। कौन सा, हाइड्रोजन होता है। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन मुख्यतः हाइड्रोजन 85% होता है। वास्तव में सूर्य समेत किसी भी तारों की रचना निहारिका सदृश पदार्थों के संलयन से होती है। निहारिका में अधिकांश भाग हाइड्रोजन 80%, कुछ भाग हीलियम 15% होता है, ठीक है। ओके, सूर्य के ठोस सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, तो आपका कौन से कैसे होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ गैसीय और प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। कैसे गैसीय और प्लाज्मा अवस्था में होते हैं, ध्यातव्य है कि प्लाज्मा अवस्था ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था के बाद चौथी अवस्था है। तो वृत्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो गैस और आपका प्लाज्मा अवस्था में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, बढ़े चलो, कदम बढ़ाए चलो। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, तो जब सबसे दूर होगा वही तो लेगा भाई, तो वरुण लेगा। कौन सा, वरुण लेगा। वरुण सबसे ज्यादा समय लगता है, कितना लेता है, तो 184 पार्थिव वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है, जबकि बुध सूर्य से सबसे निकटतम है, जो आपका 88 दिन ही लेता है पूरा परिक्रमा करने में, और ग्रीक लोग इसे अपोलो नाम से जानते हैं, ठीक है। किसको, बुध को। ब्लू मून की परिघटना होती है, तो इसमें क्या होता है भाई, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो उसे ब्लू मून कहा जाता है, ठीक है। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो उसे ही ब्लू मून कहा जाता है, ब्लू मून कहा जाता है। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। प्रत्येक 2.71554 वर्ष में एक ऐसा माह आता है जिसमें पूर्णिमा 2 बार होती है, किंतु दोनों पूर्णिमाओं के बीच अंतर लगभग 29.5 दिन का होता ही है। जिस माह में 2 पूर्णिमाएं होंगी उनके दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाएगा, ठीक है। चलिए भाई साहब, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण आपका प्रतिपदा को होता है। कब, प्रतिपदा को होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब आपका पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा मामा जब बीच में आ जाएगा तो लफड़ा पैदा हो जाएगा, जिस कारण आपका चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। अच्छा, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। यह स्थिति सदैव अमावस्या यानी प्रतिपदा को होती है, जिसके विपरीत आपका चंद्र ग्रहण की स्थिति सदैव पूर्णिमा के दिन होती है। चंद्र ग्रहण तभी होता है जब आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी चच्चा आ जाते हैं, ठीक है। ओके, तब पृथ्वी चच्चा आ जाते हैं तब आपका चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है भाई साहब।
अगला, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा कैसे होती है? तो पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा भाई साहब कैसी होती है? सूर्य से दूर होती है, सूर्य से दूर होती है। कैसी होती है? सूर्य से दूर होती है, ठीक है। धूमकेतु करा कि धूमकेतु या जिसे आप पुच्छल तारा कहते हो, ठीक है, क्या कहते हो? पुच्छल तारा। पुच्छल तारा पुच्छल तारा जो चट्टान, धूल और जमी हुई गैसों के बने होते हैं। किसके? धूल हुई जमी के गैसों के बने होते हैं, ठीक है, गैसों के पुच्छल तारा बने होते हैं। सूर्य के समीप आने पर गर्मी के कारण जमी हुई गैसें तथा धूल के कण सूर्य से विपरीत दिशा में फैल जाते हैं और सूर्य की रोशनी परावर्तित कर चमकने लगती है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है, सूर्य से दूर होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पृथ्वी जो है जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है। पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो क्या सही है पॉइंट? हाँ, दोनों पॉइंट सही है, दोनों सही व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है। जून की अपेक्षा दिसंबर में, ठीक है। पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब यह सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो आपका क्या होता है? को होती है, ठीक है। और यहाँ पर पृथ्वी की गति तब सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में जून की अपेक्षा अधिक नजदीक होती है, इसलिए पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है, ठीक है। ओके, अगला सवाल, सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम होता है तो आपका नाभिकीय संलयन का परिणाम होता है। नाभिकीय संलयन जिसमें हाइड्रोजन जुड़ते रहते हैं और आपका हीलियम और आपका एनर्जी बनती रहती है। देखो यहाँ पर वही चार चीजें लिखी गई हैं, ठीक। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो आपके नाभिकीय संलयन की वजह से होती है, ठीक है, नाभिकीय संलयन की वजह से होती है। अब बात करते हैं ग्रहों के बारे में, ठीक है। अब ग्रह और उपग्रह के बारे में यहाँ पर आपसे चर्चा हो रही है। आपको ध्यान से ये रामायण को सुनिएगा, यही रामायण आपके जीवन में सफलता दिलाने का काम करेगी, ठीक है। तो शनि ग्रह के वायुमंडल में आपका शनि महाराज की जय हो, ठीक है, शनि महाराज की जय हो। सबसे अधिक मात्रा में शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सब सर्वाधिक मिलती है? तो शनि महाराज कहते हैं मीथेन, मीथेन, शनि महाराज कहते हैं मीथेन, ठीक है। ओके, यहाँ अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है कि रंग बताना है, रंग बताना है। तो सबसे चमकदार कौन सा हो जाता है? आपका कौन सा हो जाता है? सबसे चमकदार आपका हो जाता है शुक्र हो जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यूरेनस को हरा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। ओके, इतना सरल सवाल का है, पूछ लेते हो, बेइज्जती करा लेते हो अपनी, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल, कौन सा ग्रह जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर पूरब से पश्चिम की तरफ, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ। तो आपका शुक्र ग्रह जो है पूरब से पश्चिम की तरफ घड़ी की सुई के अनुकूल घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जबकि शुक्र और अरुण भैया जो हैं कहते हैं यार हम उल्टा करेंगे, ठीक है। जो कहते हैं पूरब से पश्चिम की ओर दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कौन? अरुण और शुक्र। अरुण भैया और शुक्र भैया पूरब से पश्चिम जाते हैं और बाकी जितने लोग हैं वो आपका पश्चिम से पूरब जाते हैं। सबको पता होना चाहिए। सूर्य का दूसरा सबसे नजदीक ग्रह आपका शुक्र है। इसका आकार, त्रिज्या और भार हमारे पृथ्वी के आकार, त्रिज्या और भार से समानता खाता है, इसलिए आपका पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सबसे गर्म और चमकीला ग्रह भी माना जाता है किसे? सूर्य को। पृथ्वी के तरल कोड से भिन्न चंद्रमा का कोड कैसा? तो आपका ठोस हो जाता है, ठोस होता है, ठीक है, ठोस। पृथ्वी के तरल कोड से भिन्न चंद्रमा का कोड ठोस है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र और सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से मानी जाती है। चंद्रमा पर ये हम लोग पहुंच गए। हम लोग नहीं यार पहुंचे अभी, ठीक है। चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11, ठीक है, सॉरी, अपोलो 11 मानवयुक्त प्रथम अंतरिक्ष यान उतरा था। चंद्रमा भूकंपीय दृष्टि से निष्क्रिय है। इसका कोड ठोस तथा दृढ़ है। चंद्रमा पर पृथ्वी सदृश वायुमंडल नहीं है, ठीक है। चलो
चंद्रमा जो जितनी सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% परावर्तित कर देता है। पृथ्वी पर प्राप्त सूर्य की रोशनी का कितना प्रतिशत खगोलीय भौतिकता वैज्ञानिकों के अनुसार परावर्तित हो जाता है? तो आपका 35% परावर्तित हो जाता है। ठीक है। सूर्यताप अगर बात करते हैं और पार्थिव पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी का औसत तापमान एक समान रहता है। इस संतुलन को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। ऊष्मा की कुल 100 इकाइयों में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने के पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है। शेष 65 इकाइयां अवशोषित हो जाती हैं। इनमें से 14 इकाइयां वायुमंडल में। तो इस तरीके से आपका डाटा दिया गया है। अच्छा, ग्रहों को उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाता है? बम सुप में वरुण। ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो कैसे? बम सुप में वरुण। ठीक है। बम सुप में वरुण। ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो भाई। ठीक है। बम सुप में वरुण। ठीक है। तो देखो ना, ये बम बम शुभ में वरुण। ठीक है। तो बृहस्पति, शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, बम 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 बम। ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद में अच्छा, बुध सबसे छोटा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। ठीक है। फिर बुध बृहस्पति के बाद शनि बड़ा है, फिर आपका अरुण है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है। ओके। अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकटतम से प्रारंभ करते हुए स्थित हैं। तो ये आपका, तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन हो जाता है? तो आपका शुक्र बुध हो जाता है। ठीक है। फिर कौन हो जाएगा? तो आपका शुक्र हो जाता है। ठीक है। तो शुक्र हो जाता है। फिर उसके बाद में आपका बृहस्पति, फिर आपका शनि हो जाता है। ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। चलिए अगले सवाल भी बात कर लेते हैं। कह रहा है हमारा सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा हो जाता है? शुक्र हो जाता है। शुक्र चच्चा सबसे ज्यादा चमकदार हो जाते हैं, शुक्र। चलो, सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह आपका शुक्र है। और यह शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा और आपका इस आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से समानता के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। बुध और शुक्र के पास में अपना कोई भी उपग्रह सैटेलाइट नहीं है। ठीक है। दो ग्रह जिनके जिनके उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के, भैया कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। बुध और शुक्र के। सुबह का तारा, सांझ का तारा, जिसे आपका शुक्र को कहा जाता है। ठीक है। शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। ठीक है। द्रव्यमान तथा आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में परावर्तित करने की क्षमता 70% के कारण शुक्र सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। वो भैया, ठीक है, जाना नहीं वहाँ, जिसके कारण उसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल होते हैं। यह पृथ्वी से नजदीक होने के कारण सुबह और शाम दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे सुबह का तारा और तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है। बुध को भी सुबह एवं शाम के तारे के रूप में वर्ष में 3 बार दिखाई देता है, जिसका कारण इसका साइनाइडिक अवधि का 116 दिन का होना है। ठीक है। चलो भाई, ओके। अगला सवाल, पृथ्वी की जुड़ा हुआ बहन इसे शुक्र को कहते हैं। ये आपका सवाल पूछा गया। कह रहा है कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह हो जाता है। ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा बुध हो जाता है। सही है। सबसे चमकीला शुक्र हो जाता है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह कौन सा हो जाता है? मंगल नहीं होता है। तो मंदतम ग्रह वाला कौन सा? वरुण हो जाता है। कौन सा भैया? वरुण हो जाता है। ठीक है। तो सौरमंडल में बृहस्पति सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां था। सौरमंडल का सबसे बड़ा है, जबकि बुध सबसे छोटा है और शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। मंगल ग्रह का सूर्य की कक्षा में परिभ्रमण आपका 687 दिन होता है, जबकि वरुण का आपका 1064 वर्ष होता है। ठीक है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा हो जाता है? सूर्य के निकटतम ग्रह आपका बुध हो जाता है। ठीक है। कौन सा हो जाता है भाई साहब? बुध हो जाता है। ठीक है। ओके। कह रहा है कि बुध जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होने के कारण इसका दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। यह सूर्य के सबसे कम समय में यानी 88 दिन में परिक्रमा पूरी करता है। ग्रीक लोग इसे अपोलो नाम से जानते हैं। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा और वर्ष में केवल 3 बार दिखाई देता है। 3 बार दिखाई देता है। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाता है? तो बुध हो जाता है। ठीक है। बुध हो जाता है। अच्छा,
अंतरिक्ष यान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो मैगलन आपका मंगल ग्रह पर भेजा गया था। ओ भाई, मंगल ग्रह पर भेजा गया था। मैगलन अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर भेजा गया था और मंगल ग्रह की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह का पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। यह पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। इसके दो उपग्रह फोबोस और डिमोस हैं। मंगल ग्रह पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतरिक्ष यान मैगलन को अच्छा मैं अमेरिका ने भेजा था। मैं ठीक है, फोबोस डिमोस इसके दो उपग्रह हो जाते हैं। ओके, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य पर भी जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के अनुकूल मनाया जाता है। अनुकूल बहुत है तो आपका मंगल ग्रह हो जाता है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी धुरी सदा झुकी होती है। व्यक्ति धुरी से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23-23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके झुके हुए अक्ष के सहारे पृथ्वी की अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, लगभग 24 घंटे का समय लगता है। अच्छा, कह रहा है कि कारण कह रहा है और कारण, दोनों कारण दिए हैं यार, ऐसा कैसा हो सकता है? पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। क्यों भाई, क्या होता है? तो होता है भाई, तो हाँ बोलता है, बिल्कुल सही है, दोनों पॉइंट आपके सही है, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों ही अवधि 27 दिन 7 घंटे गलत हो गया। चंद्रमा की परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों की ही अवधि जो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट है। यही कारण है कि हमारे चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा की संपूर्ण सतह नहीं दिखाई पड़ती। पृथ्वी का केवल 59% भाग ही पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा का केवल 59%। ठीक है, फिर चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को, जब सबसे निकट होगा तो उसे उपभू कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर की अवस्था होता है तो उसे अपभू कहते हैं। ठीक है, अपभू कहा जाता है। ठीक है, आओ, ठीक है, कौन सा ग्रह आपका सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो कौन सा? बुध ग्रह आपका 88 दिन में चक्कर लगाता है। चक्कर ही तो लगाना है, लगा दो भैया चक्कर। ओके, ये आपका दिया गया है, चक्कर लगाने वाला ये डाटा दिया गया है। और सबसे ज्यादा तो वरुण आपका 164 वर्षों में लगाता है। सूर्य से निकटतम दूरी पर कौन सा है? नहीं, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से निकटतम कौन सा? शुक्र हो जाता है। अगर पूछे सूर्य से निकटतम कौन सा है तो आपका बुध हो जाता है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र जो है पृथ्वी, शुक्र एवं मंगल, पृथ्वी जो है शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है। सूर्य से ग्रहों की दूरी अगर बात करते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाता है। पृथ्वी से ग्रहों की दूरी जो है अगर बात करते हैं तो आपका शुक्र और फिर आपका मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाता है। पृथ्वी स्थित है मंगल और शुक्र के बीच में स्थित हो जाती है। पृथ्वी जो है मंगल और शुक्र के बीच में स्थित हो जाती है। निम्नलिखित ग्रहों में सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में बताओ। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन बैठेगा, फिर उसके नजदीक कौन बैठेगा, उससे दूर ऐसे। तो यहाँ पर पृथ्वी बैठेगी। ठीक है, पृथ्वी, तो ये तो सीरियल से ऐसे लगे होते हैं ना कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपका बृहस्पति आएगा। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। फिर उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में यूरेनस आएगा, फिर उसके बाद में प्लूटो आएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में आएगा। ओके, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद
अच्छा, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी के परितः घूम रहा है, से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगी? तो ये आपका पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। बोलो शंकर भगवान की जय हो, भोले बाबा की जय हो, अरे पार्वती मैया की जय हो। ग्रहों के बारे में बस ज्यादा हो गया। अरे हटो, हट जाओ, ठीक है। ग्रहों के बारे में क्या सत्य है? ग्रहों के बारे में आपका मृत्यु ही सत्य है, ठीक है। ग्रहों के बारे में सत्य क्या है? कह रहा है कि अरे ठीक है, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, ठीक है। ये आपका सत्य कथन है। चलिए भाई, कह रहा है कि ग्रह जो हैं खगोलीय पिंड होते हैं। हाँ भाई साहब, खगोलीय पिंड होते हैं तो क्या किया जाए? वे स्वयं के प्रकाश से ना प्रकाशित होकर तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। चलो तारों के शहर में लेके चले। हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह एकमात्र तारे जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। ओके। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या हो जाता है? तो इसका कारण रीजन यही होता है कि भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं जो होती हैं यही होती हैं। अच्छा सवाल है, देख रहे हो, अच्छा खासा सवाल पूछा गया। चुंबकीय क्षेत्र का रीजन होता है भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं होती हैं, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी का द्रव अवस्था वाला बाह्य कोर इलेक्ट्रिक धारा उत्पन्न करता है। इससे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। पृथ्वी के गर्भ आंतरिक कोर में ठोस तथा बाह्य कोर द्रव अवस्था में है, जिसमें लौह तथा निकेल जैसी भारी तत्व पाए जाते हैं। चुंबकीय धाराएं पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों से प्रभावित होकर पृथ्वी के बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में से सम्मिलित है। तो क्या क्या है भैया? जल है, जिप्सम है, मीथेन है, ठीक है, मीथेन हो जाती है। कह रहा है क्या? अच्छा, नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित अब तक पाए गए लक्षणों में जल भी मिल गया, जिप्सम भी मिल गया, मीथेन भी मिल गया। इसके कारण इस ग्रह पर जीवन का संभावना पाई गई है। चलो चलते हैं भैया, चलोगे? चलो तुम भी चलो, हम भी चलें यार, कुछ में कौन सी बात। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? तो शनि महाराज की जय हो, ठीक है, शनि महाराज की जय हो। तो कह रहा है कि टाइटन शनि बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल में शनि ग्रह के सबसे अधिक आपके उपग्रह हैं, और जिसमें टाइटन नाम का उपग्रह सबसे बड़ा है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय भी पाए जाते हैं। ओके, बृहस्पति का वलय होता है। तो सिलिकेट का बना होता है। किसका भी? सिलिकेट का बना होता है। चलिए आगे, बोलो शंकर भगवान की जय हो। बृहस्पति के वलयों की खोज आपका 1979 में वाइजर फर्स्ट ने स्पेस प्रोब ने की थी। इन वलयों को जेवियन वलय भी कहा जाता है। ये सिलिकेटों के बने होते हैं। बृहस्पति के वायुमंडल में हल्की गैसें जैसे आपका हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और आपका अमोनिया पाई जाती है, ठीक है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है तो आपका कौन सा हो जाता है? तो बृहस्पति हो जाता है, सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में मीथेन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होता है? नहीं होने का कारण है, क्या कारण है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्गमाल माध्य मूल वेग से कम होता है, ठीक है। तो डी वाला उत्तर आपका सही बैठ जाएगा। चलो आगे, चंद्रमा जो है क्या हो ये ठीक है। कह रहा है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, तो चंद्रमा की जो है पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से ओके 3,84,000 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। 384,000 किलोमीटर हो जाती है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसकी पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, या लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करता है।
कौन? चंद्रमा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। अच्छा भैया, ध्यान रखना। कह रहा है चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगता है। कितना? 1.3 सेकंड लगता है। यहाँ वायुमंडल ना होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 6 गुना कम है। इसका हम एक भाग अर्थात 59% भाग ही देख पाते हैं। ये भी स्टेटमेंट में पूछा गया था। ठीक है, देख रहे हो, वही सब लपेटा जा रहा है। कह रहा है यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया है तो, कह रहा है यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया है तो क्या होगा? तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, उसके भार में चेंज होगा। ठीक है, भार में चेंज होगा, भार में चेंज होगा। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य में सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या भैया? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को आपका क्षुद्र ग्रह, जिसे एस्टेरॉइड कहा जाता है। इटली के खोजवीन गुसेपी पियाजी 1801 को पहले तथा सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह सिरस की खोज की थी। पलास, जूनो तथा वेस्टा अन्य बड़े अवान्तर ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रहों में सिरस सर्वाधिक चमकीला है। अच्छा, एक विशाल हो जाता है। ठीक है, विशाल भी है ये। चलो, कुछ ग्रहों के समूह ताप नीचे दिए गए हैं, इंगित किए गए हैं। जो प्लूटो का कौन सा हो सकता है? तो -230 डिग्री सेंटीग्रेड। ओ भाई साहब, देख रहे हो प्लूटो का। 9 ग्रहों में शामिल आपका प्लूटो 2006 में ग्रहों की सूची से धड़ाम से हटा दिया गया, निकालकर एक बौना ग्रह की सूची में डाल दिया गया। सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित प्लूटो का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस ग्रह पर बहुत पतला वायुमंडल है जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें हैं। जब प्लूटो परिक्रमा करते हुए सूरज से दूर हो जाता है तो उस पर ठंड बढ़ जाती है। अच्छा, ठंड बढ़ जाती है। अन्य तथ्यों की बात करते हैं तो उनको हम चर्चा कर लेते हैं, इसी में लिपट लेते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग कब? तो आपका 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। ठीक है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति है जीवन 4.5 बिलियन वर्ष, मतलब वो भैया 1 बिलियन वर्ष लग गया इस पे। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष और उस पर जीवन की तो आपका 3.5 बिलियन वर्ष लग गया। ठीक है, वर्ष पहले हुई थी। अच्छा, कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो कह रहा है कि पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता अंडाकार कक्षीय केतु सही है। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता यानी झुकाव, विषुव आयन, ठीक है, ये भी। और सौर विकिरण यानी ऊर्जा, ये नहीं होता है। ठीक है, तो डी वाला नहीं है। ठीक है, विषुव आयन पृथ्वी की सूर्य से अपशोर और अपशोन की स्थिति, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता तथा पृथ्वी को कक्षा की उपकेंद्रता इत्यादि जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित हैं, परंतु सौर विकिरण ऊर्जा से संबंधित नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये खत्म कहानी बिल्लो रानी। पहला चैप्टर हम कर चुके हैं इसमें, और ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से संबंधित हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बात करते हैं, ये वाला दूसरा चैप्टर जो है।